नमस्कार, एजे शो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इज़राइल के बारे में। ये एक ऐसा देश है जो दुनिया के हर बड़े क्षेत्रों में नाम है और अपने धर्म के लिए, अपने वैज्ञानिक क्षेत्रों में सबसे अच्छी उपलब्धि पाने के लिए मशहूर है। 14 मई 1948 में भूमध्य सागर और चारों तरफ इस्लामिक देशों से घिरा हुआ एक नए देश की स्थापना हुई जिसका नाम इज़राइल पड़ा। अब थोड़ा हम जान लेते हैं इज़राइल के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में। इज़राइल में रहने वाले लोग हैं, ये हैं ज्यूइश लोग, यानी कि यहूदी। अब थोड़ा यहूदियों का इतिहास जानने के लिए हम पीछे चलते हैं, हिटलर के कार्यकाल में। बहुत लंबा नहीं जाएंगे, थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हिटलर के समय में जब ज्यूइश को हिटलर ने गैस चैम्बर में डाल के तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। दुनिया में इकलौता देश इज़राइल है जो यहूदी धर्म को मान्यता देता है और वहां पर रहने वाले समुदाय के 90% से ऊपर लोग यहूदी समुदाय के। विज्ञान, शिक्षा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इज़राइल सबसे अग्रिम है। पूरी दुनिया से यहूदियों ने अपनी जान बचाकर फिलिस्तीन में शरण लेना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। जब उनकी संख्या फिलिस्तीन में बढ़ती गई तो उनको एक अपने राष्ट्र की मांग तेज हुई। जैसे आपको बताया, 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हो गई। लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा बात इज़राइल के अस्तित्व के बारे में, इतिहास के बारे में नहीं करूंगा। आज की मैं बात करूंगा पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच बढ़ते तकरार के बारे में। ये असल में विवाद है क्या पैलेस्तीन और इज़राइल का? इस तरीके से हम समझते हैं कि एक भाई बहुत शिक्षित है, बहुत पढ़ा लिखा है, और दूसरा भाई अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो अग्रिम नहीं है, परंतु वो बराबर समानता करने की कोशिश करते हैं। अब शुरुआत करते हैं फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। 1878 में 87% मुस्लिम आबादी थी, 10% ईसाई आबादी थी और 3% यहूदियों की आबादी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटेन फिलिस्तीन पे राज करने लगा। अब कहानी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ब्रिटेन का हस्तक्षेप वहां पर आपको जरूर मिलेगा। अगर इतिहास पलट कर देखेंगे तो ब्रिटेन का हस्तक्षेप पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आपको अवश्य मिलेगा। ब्रिटिश ने बेलफोर्स की घोषणा करके इज़राइल को अलग देश बनाने की मांग का समर्थन किया। अब यहाँ पर अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज का वही कॉन्सेप्ट शुरू हुआ डिवाइड एंड रूल का, फूट डालो राज करो की नीति पर। अब उनका मकसद, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहूदियों का समर्थन किया ताकि वो यहूदियों को मजबूत बना सके, उनको एक अपना स्वतंत्र देश दे सके। और दूसरी तरफ दूसरे पक्षकार हैं जो ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि फिलिस्तीन में और इज़राइल में एक मतभेद खड़ा किया जाए, जिससे ज्यूइश और मुस्लिम समुदाय में एक दरार क्रिएट किया जाए। अब ये तो शुरू होगी फिलिस्तीन और इज़राइल को अलग करने की बात। फाइनली 1948 में एक स्वतंत्र देश बनी गया। अब मैं उसकी भौगोलिक स्थिति में बता देता हूँ। इज़राइल की भौगोलिक स्थिति ये है कि ये चारों तरफ से इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है। लेबनान, सूडान, सीरिया, इजिप्ट, ये चारों तरफ है। भूमध्य सागर के चारों तरफ ये इज़राइल एक छोटा सा देश घिरा हुआ है। इसके अंदर दो क्षेत्र हैं, एक वेस्ट बैंक है और दूसरा गाजा है। ये इज़राइल के सीमाओं से सटा हुआ क्षेत्र है। अब जो बात करूंगा पहले वेस्ट बैंक की और गाजा की, जिसे गाजा पट्टी भी कहते हैं। गाजा पट्टी में इतना सघन क्षेत्र है कि उसमें तकरीबन 22 लाख लोग रहते हैं। अब क्षेत्रफल में बात करूं तो चौड़ाई उसकी तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर है और लंबाई उसकी 60 किलोमीटर के आसपास है। अब इतने क्षेत्र में तकरीबन 22 लाख लोग रहते हैं। सोचिए किस स्थिति में रहते होंगे। वहां पर यूनाइटेड नेशन के शेल्टर्स भी बने हैं। अप्रवासी तरीके से रहने के लिए उनको घर दिया गया है। लेकिन जहन में कुछ और है। जहन में है इज़राइल को खत्म करने की एक होड़। सच्चाई ये है कि इज़राइल को खत्म करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहूदी अपने धर्म को मानने वाले, ज्यूइश कहते हैं, अपने धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा अपने धर्म और देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। यहूदी समुदाय के जो लोग हैं
वो अपने धर्म और देश को सर्वोपरि रखते हैं, किसी और क्षेत्र से अलग। अब मैं ताजा मुद्दे पे आ रहा हूं कि क्यों हो रहा है ये विवाद। है जमीन का। 6 डेज वॉर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 1967 में जब इस्लामिक देशों ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, तो इजराइल ने अपने सूझबूझ और बुद्धि से, अपने ताकत से उन देशों को परास्त कर विजय हासिल किया था। इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति भी है, जो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। अब इसके बारे में कभी और बताएंगे। अब चले आते हैं आज के समय पे, बहुत लंबा नहीं जाते हैं, आज के समय पे आते हैं कि आज हो क्या रहा है एक्चुअली। इजराइल ने हमेशा पैलेस्टीन को समझाया है कि हम लोग मिलजुल कर रहें और एक समन्वय बनाकर रखें, जिससे कि युद्ध जैसी कभी कोई स्थिति बने न। एक कट्टरपंथ जिनको पुश करता है हमास, और कहीं ना कहीं उसके पीछे है ईरान। ईरान हथियार मुहैया कराता है, ऐसे आरोप लगते हैं, और हमास को सपोर्ट करता है कि वह इजराइल के खिलाफ जंग शुरू करे। हम ये पहले ही जानते हैं कि मोसाद की इतनी अच्छी इंटेलिजेंस है, फिर कैसे फेलियर हुई। कुछ ही दिनों पहले गाजा पट्टी के अंदर हमास के खिलाफ एक लोकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रोटेस्ट का मकसद ये था कि वो इजराइल को दिखाना चाहते थे कि हम आतंकवाद से तंग आ चुके हैं और हम हमास के खिलाफ हैं। इसी बात का फायदा उठाकर लोगों को, गाजा पट्टी के लोगों को इजराइल ने अपने यहाँ पे 3 गुना से ज्यादा नौकरी दिया, जबकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है। लेबनान हो, सूडान हो, इजिप्ट हो, पैलेस्टीन हो, कोई भी हो, अपने देश में इनको नौकरी दिया और बॉर्डर्स भी खोल दिए, इनके लिए थोड़ा सुविधा बना दिए। ये सिलसिला चलता रहा, परंतु इसके पीछे हमास कितनी बड़ी साजिश रच रहा था, इसके बारे में इजराइल को कान खबर नहीं थी। कहते हैं ना, इंसान विश्वास पे मारा जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि इजराइल इतना जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ ये चूक हुई और इस बात को इजराइल ने माना कि कहीं ना कहीं हमारे इंटेलिजेंस की खामियां रही। 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल शाम था, रात का समय था, अचानक हमास के आतंकियों ने सुनियोजित तरीके से 5000 रॉकेट सीधा इजराइल पे दाग दिए। हमास के पास आयरन ड्रोन तकनीकी है, जिस तकनीकी से मिसाइल को इंटरसेप्ट करके आसमान में मारने की क्षमता है, उसे वहीं खत्म करने की क्षमता है। इस बार समस्या कुछ ऐसी थी कि प्रति सेकंड जितने मिसाइलें छोड़ी गई, उन मिसाइलों को कंट्रोल करना आयरन ड्रोन की बस में नहीं था। 80% तक मिसाइलों को कंट्रोल किया गया, लेकिन 20% मिसाइलें इजराइल के तेल अवीव में और अलग अलग क्षेत्र में गिरे, जो रिहायशी इलाके थे, और इसमें तकरीबन 1500 लोगों के आसपास मृत्यु हुई इजरायली नागरिकों की। यह दिल दहलाने वाली खबर थी, क्योंकि कभी इतना बड़ा नरसंहार इजराइल में नहीं हुआ था और इस तरह से हमले भी नहीं हुए थे। हमास ने इस बार अलग पैटर्न इस्तेमाल किया। पैराग्लाइडिंग, जो कभी सामान्यतः किसी भी युद्ध में आपने नहीं देखा होगा, उसके लड़ाके पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल करके इजराइल के क्षेत्र में प्रवेश किए। उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि दुनिया जानती है कि हमास की शिक्षा स्तर क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। दुनिया जानती है कि इस्लामिक चरमपंथी के लोग, इस्लामिक आतंकवाद के लोग कितने शिक्षित हैं और उनका मकसद क्या होता है। जो लोग शिक्षित भी हैं, उनका एम और उनका मकसद क्या होता है। 2 ऑर्गेनाइजेशन, लेबनान में पल रहा हिजबुल्लाह और पैलेस्टीन में पल रहा हमास, इन दोनों का सिंगल एजेंडा है किसी भी तरह से इजराइल को खत्म करना, और उन्होंने काफी हद तक प्रयास किया भी कि इजराइल को खत्म किया जाए, परंतु इसमें वो सक्षम नहीं हुए। जितनी भी बार उन्होंने प्रयास किया, अपने जमीनें खोई हैं। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ, ये बहुत बड़ा नरसंहार था। इजराइल ने अगले दिन 8 अक्टूबर को सुबह 6 बजे आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स को एक आदेश दिया कि आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देना है और जितने भी आतंकवादी देश के अंदर घुसे हैं, इनको जड़ से खत्म करना है। अब इजराइल के आईडीएफ और मोसाद जो प्रण ले लेती है, वो करती जरूर है, और इस समय पूरे गाजा पट्टी के चारों तरफ इजरायली सैनिकों ने घेराबंदी डाल दिया है। इजराइल ने अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया है। इजराइल अपने देश प्रेम में इतना समृद्ध है
कि पूरी दुनिया में रहने वाले इजरायली यानी ज्यूइश वापस वतन को लौट रहे हैं। किस लिए? वो अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए। चाहे वो अभिनेता हो, चाहे कलाकार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे व्यापारी हो या कोई राजनेता हो। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि नेतन्याहू ने अपने बेटे को, जबकि ये पोस्ट 2014 में, आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने, चूंकि यहाँ का इस देश का एक नियम है कि हर व्यक्ति को इजरायली डिफेंस फोर्स में यानी आर्मी को ज्वाइन करना पड़ता है, जो भी इजराइल का नागरिक। तकरीबन 4 दिन बाद 12 तारीख को इजराइल ने रोड के रास्ते गाजा पट्टी में घुसने का प्रयास किया। उन्होंने एयर स्ट्राइक से जितने भी ठिकाने थे सबको नष्ट किया और इजराइल ने रोड के रास्ते से गाजा पट्टी में घुसने का काम किया। आज ये दहशत है कि पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर हमें ये कह रहा है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमने जितना किया था उससे ज्यादा हमारे ऊपर हो रहा है। देखिए, प्रतिशोध और प्रतिघात, ये दोनों चीज बहुत आवश्यक है। इजराइल जो कर रहा है वो प्रतिशोध नहीं है, प्रतिघात है। यदि आप किसी देश के समरसता के ऊपर, उस देश की इक्वालिटी के ऊपर अटैक करेंगे, उन देश के नागरिकों के ऊपर अटैक करेंगे, तो हर देश का अधिकार है अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं और विश्व के बड़े बड़े मंचों से उन्होंने हमेशा इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है। आज परिस्थिति क्या है कि इजराइल के साथ खड़े होने वाले में ब्रिटेन है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, कि जितने समृद्ध देश क्यों हैं इनके साथ। यहां तक कि उनके अपने, जिसको इस्लामिक देश कहते हैं, यूएई, उसने भी बोला है कि हम हमास के खिलाफ हैं, इजराइल की सॉलिडेरिटी के साथ खड़े हैं। इनको साथ कौन दे रहा है? इजिप्ट, आप इनका इतिहास उठा के देखिए, लेबनान इतिहास उठाइए, सीरिया इतिहास उठाइए, इराक इतिहास उठाइए, ईरान इतिहास उठाइए। ये लोग कौन हैं? इन्होंने कौन से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महान उपलब्धियां प्राप्त की? कितने नोबेल पुरस्कार विजेता इन्होंने देशों को दिया? मानवता के लिए इन देशों ने कितना योगदान दिया? तबाही के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है और यही करना इन्होंने सीखा है और इसी का जवाब इजराइल जैसा देश दे रहा है। आज भारत जैसा देश भी मजबूती के साथ इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि उसे पता है कि सही और गलत कौन है और इस देश को सही और गलत में अंतर करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। देखते हैं आगे क्या होता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, लेकिन इतना जरूर है कि सत्य की जीत जरूर होगी। हमारे धर्म में कहा गया है, भारतवर्ष का एक स्लोगन भी है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।